आज हम भाषा के सफर को समझने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सफर। हाँ, एक बच्चा जो अपने आप बोलना सीखता है, वहां से लेकर एक क्लासरूम तक जहां उसे नियम और ग्रामर सिखाए जाते हैं। इस पूरे सफर में आखिर होता क्या है? बिल्कुल, CTET 2026 की तैयारी के लिहाज से इंग्लिश पेडागोजी शायद सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इस सफर की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से हर भाषा शुरू होती है, भाषा यानी लैंग्वेज। आखिर है क्या? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका है। सोचने का तरीका? हाँ, हमारे सोर्स में इसकी कुछ बड़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं। पहली कि ये सिंबॉलिक है, यानी हर शब्द किसी चीज का प्रतीक है। कुर्सी शब्द का असली कुर्सी से कोई लेना देना नहीं, हमने बस मान लिया है। और ये बदलती भी रहती है। बिल्कुल, ये डायनामिक है, यानी जिंदा है। आज हम सेल्फी और चिल जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो 20 साल पहले थे ही नहीं। और एक तीसरी बात जो मुझे सबसे कमाल की लगी, वो ये है कि भाषा आर्बिट्री है। हाँ, इसका मतलब है कि शब्द और उसके मतलब में कोई लॉजिक नहीं है। घोड़े को घोड़ा और कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं? कोई कारण नहीं, बस एक समाज ने मिलकर तय कर लिया। ये आर्बिट्री वाली बात वाकई सोचने वाली है। मतलब पूरी की पूरी भाषा बस एक सोशल अग्रीमेंट पर टिकी है। एक तरह से हाँ। और यहीं से एक और बड़ी बहस शुरू होती है, जिसका जिक्र हमारे नोट्स में भी है। भाषा को सीखना और उसे ग्रहण करना। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। सुनने में तो एक ही बात लगती है, पर क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है, और सीटेट के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। अच्छा। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा को ग्रहण करना एक कुदरती चीज है जो अनजाने में होती है। इसे सबकॉन्शियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। बिल्कुल, वो कोई क्लास नहीं लेता, ग्रामर की किताब नहीं पढ़ता, बस अपने घर और आसपास के माहौल से भाषा को अपने आप उठा लेता है। इसे पिकिंग अप अ लैंग्वेज भी कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग इसका ठीक उल्टा हुआ फिर। एकदम। लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम एक कॉन्शियस प्रोसेस है। ये जानबूझकर की जाती है, इसमें एफर्ट लगता है। जैसे हम स्कूल में अंग्रेजी सीखते हैं। हाँ, जहाँ नियम होते हैं, ग्रामर होती है, एक फॉर्मल टीचिंग का माहौल होता है। यहाँ गलती करने पर टोका जाता है, मार्क्स कटते हैं। तो सीधी सी बात है, एक्विजिशन होता है माहौल से और लर्निंग होती है मेहनत से। कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन है नेचुरल, जैसे सांस लेना, और लर्निंग है सिस्टमैटिक, जैसे जिम जाना। अब अगर भाषा को सीखना या ग्रहण करना है तो उसके लिए कुछ स्किल्स भी चाहिए होंगी। जरूर। हम अक्सर 4 स्किल्स की बात सुनते हैं, LSRW। हाँ, और ये सिर्फ 4 अक्षर नहीं है, ये भाषा सीखने का साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है, यानी मनोवैज्ञानिक क्रम। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। हमेशा इसी क्रम में? हाँ, कोई भी इंसान, खासकर बच्चा, इसी क्रम में भाषा सीखता है। पहले वो महीनों तक सिर्फ सुनता है, लिसनिंग, फिर टूटे फूटे शब्द बोलना शुरू करता है। स्पीकिंग, स्कूल जाकर वो अक्षरों को पहचानना और पढ़ना सीखता है, यानी रीडिंग। और सबसे आखिर में जाकर वो लिखना सीखता है, राइटिंग। और इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है ना, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। एकदम सही। रिसेप्टिव स्किल्स वो हैं जिनमें हम जानकारी को रिसीव करते हैं, यानी अंदर लेते हैं। जैसे सुनना और पढ़ना। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ है प्रोडक्टिव स्किल्स, जिनमें हम भाषा को प्रोड्यूस करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। बोलना और लिखना। हाँ, इन्हें एक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कहा जाता है। तो अगर भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर पहले से मौजूद है, जैसा कि महान भाषाविद नोम चॉम्स्की कहते हैं, तो फिर ये LSRW का क्रम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LED वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, उसने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। चॉम्स्की ने कहा कि हर बच्चा एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LED के साथ पैदा होता है। ये कोई मशीन है दिमाग में? नहीं, ये कोई दिमागी मशीन या चिप नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक जन्मजात काबिलियत है जो हमें किसी भी भाषा के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। अच्छा। यही वजह है कि एक बच्चा जो नियम नहीं जानता, वो भी ये बोल सकता है, मैं पानी पीऊंगा, न कि पीऊंगा पानी में। उसे ये सिंटैक्स अपने आप पता चल जाता है। और ये LED कब तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है? खासतौर पर 5 साल की उम्र तक। अच्छा, तो इसी नेचुरल काबिलियत को जब हम क्लासरूम में ले जाते हैं तो LSRW में से R यानी रीडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। नोट्स में इसके कई दिलचस्प तरीके बताए गए हैं, स्कैनिंग, स्किमिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग। ये सब क्या बला है? ये बला नहीं, बल्कि अलग अलग मकसद के लिए पढ़ने के अलग अलग औजार हैं। मान लीजिए आप सुबह अखबार उठाते हैं और आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। तो मैं सिर्फ हेडलाइंस पर नजर दौड़ाऊंगा? बस, उसे कहते हैं स्किमिंग। किसी भी टेक्स्ट का जिस्ट या जनरल ओवरव्यू लेने के लिए तेजी से पढ़ना। समझ गया। और अगर मुझे अखबार में सिर्फ क्रिकेट का स्कोर ढूंढना हो तो? तब आप स्कैनिंग करेंगे। जब आप किसी खास जानकारी, किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए टेक्स्ट पर तेजी से नजर दौड़ाते हैं, तो वो स्कैनिंग है। जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना या रिजल्ट की लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढना। स्किमिंग में आप क्या है जानना चाहते हैं, स्कैनिंग में आप कहाँ है जानना चाहते हैं। क्या बढ़िया तरीके से समझाया। स्किमिंग मतलब जनरल आइडिया, स्कैनिंग मतलब स्पेसिफिक डिटेल।
तो फिर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या फर्क है? यहाँ फर्क मकसद का है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है गहन अध्ययन। ये वो पढ़ाई है जो ज्यादातर क्लासरूम में होती है, जहां टीचर एक एक शब्द का मतलब समझाते हैं। हाँ, जहाँ हर शब्द, हर ग्रामर का नियम बारीकी से समझा जाता है। मकसद भाषा को सीखना होता है। और एक्सटेंसिव रीडिंग? वो होती है प्लेजर के लिए, यानी पढ़ने का मजा लेने के लिए। जैसे कोई नॉवल, कॉमिक्स या कहानी पढ़ना। यहाँ आप हर मुश्किल शब्द के लिए डिक्शनरी नहीं उठाते। मुझे याद है मैंने बचपन में चंपक और नंदन पढ़कर अपनी हिंदी सुधारी थी। वो एक्सटेंसिव रीडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। मकसद सीखना नहीं, मजा लेना था, और सीखना अपने आप हो गया। बिल्कुल। अब पढ़ने से आगे बढ़कर अगर हम भाषा की बनावट को देखें तो हमारे सामने कुछ टेक्निकल शब्द आते हैं। फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स। हाँ, ये शब्द सीटीटी के पेपर में अक्सर दिखते हैं। चलिए इन्हें तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले फोनीम। फोनीम किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, साउंड यूनिट। इसका अपना कोई मतलब नहीं होता, पर यह मतलब बदल सकती है। जैसे कैट और बैट में सिर्फ क और ब की ध्वनि का फर्क है, और पूरा मतलब बदल गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंग्रेजी में अक्षर माने लेटर्स तो सिर्फ 26 हैं, लेकिन साउंड्स यानी फोनीम्स 44 हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब अंग्रेजी में 26 अक्षर सिर्फ दिखावा है, असली खेल तो उन 44 ध्वनियों का है। एक तरह से हाँ। तो फिर मॉर्फीम क्या है? अगर फोनीम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, तो मॉर्फीम अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। मतलब शब्द का वो छोटा हिस्सा जिसका कोई मतलब हो। बिल्कुल। जैसे अनहेल्पफुल शब्द को देखिए, इसमें 3 मॉर्फीम्स हैं, अन, हेल्प और फुल। तीनों का अपना अपना अर्थ है। और इन मीनिंगफुल शब्दों को सही क्रम में रखने का काम करता है सिंटैक्स। हाँ, वाक्य रचना के नियम। किताबों में हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी का नियम है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन असल जिंदगी में तो हम कई बार इससे तोड़ते हैं, है ना? बहुत ही शानदार सवाल है। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, लेकिन भाषा इससे कहीं ज्यादा लचीली है। सवाल पूछने के लिए, जोर देने के लिए, या पोएटिक इफेक्ट के लिए। बिल्कुल, हम इस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। सीटेट में आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि भाषा गणित का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने भाषा के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया। अब सवाल उठता है कि एक टीचर क्लास में इन्हें सिखाए कैसे? हाँ, मेथड्स पर आते हैं। हमारे सोर्स में 2 बड़े मेथड्स का जिक्र है। एक बहुत पुराना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा थोड़ा मॉडर्न डायरेक्ट मेथड। इनमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि सोच का है, फिलॉसफी का है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भाषा को एक सब्जेक्ट मानता है जिसे रटना है, जैसे इतिहास या गणित। हाँ, इसमें टीचर मातृभाषा का भरपूर इस्तेमाल करता है। हर अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद किया जाता है, ग्रामर के नियम रटाए जाते हैं। ये तो वही तरीका है जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में अंग्रेजी सीखी है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। हाँ, ये भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है। इसके ठीक उलट है डायरेक्ट मेथड। वो क्या है? ये भाषा को एक स्किल मानता है, जैसे तैरना या साइकिल चलाना, जो करने से ही आती है, नियम पढ़ने से नहीं। मतलब प्रैक्टिस से। बिल्कुल। इसलिए इस मेथड में मातृभाषा का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन होता है। क्लास में सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यानी अंग्रेजी में ही बात होगी। लेकिन क्या ये भारत जैसे देश में प्रैक्टिकल है, जहां एक क्लास में बच्चे शायद 5-6 अलग-अलग भाषाएं बोलते हों? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। डायरेक्ट मेथड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है। तो इसका हल क्या है? इसी समस्या को हल करने के लिए भारत के संदर्भ में कुछ नीतियां बनाई गईं, जिनमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सबसे अहम है। हाँ, कोठारी कमीशन 1964-66। ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला कहता है कि हर बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। पहली भाषा होगी बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। दूसरी भाषा, अगर हिंदी भाषी राज्य है तो कोई और आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, और अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ हिंदी या अंग्रेजी होगी। और तीसरी भाषा भी इसी तरह से चुनी जाएगी। लेकिन ये जमीनी हकीकत में कितना सफल रहा है? अक्सर तो तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत या कोई विदेशी भाषा चुन ली जाती है। ये इसकी एक बड़ी आलोचना है। कागज पर यह फॉर्मूला बहुत अच्छा है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन एक चुनौती रहा है। लेकिन इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 ने एक बहुत ही प्रगतिशील बात कही। वो क्या? एनसीएफ 2005 कहता है कि बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम के लिए कोई समस्या या बोझ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संसाधन है, एक रिसोर्स, एक एसेट। हाँ। पर एक टीचर 40 बच्चों की क्लास में इसे असल में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा किसी सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में दे रहा है तो उसे डांटना नहीं है, बल्कि उसकी बात को स्वीकार करके उसे अंग्रेजी में वही बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब बच्चे की भाषा को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। बच्चे की भाषा उसकी पहचान का हिस्सा है, उसे दबाने से उसका आत्मविश्वास भी दबता है। ठीक है, तो हमने भाषा को समझा, स्किल्स को जाना और सिखाने के तरीकों पर भी बात की।
अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। मूल्यांकन यानी असेसमेंट। हाँ, टीचर ये कैसे जानेगा कि छात्र सीख रहा है या उसे कहाँ दिक्कत आ रही है? इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग का जिक्र है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद बच्चे को पास फेल करना या नंबर देना नहीं है। इसका मकसद है डायग्नोस करना। हाँ, बीमारी का पता लगाना। ये पता लगाना कि सीखने की प्रक्रिया में कहाँ-कहाँ गैप्स रह गए हैं। और जब वजह पता चल जाए तब रेमेडियल टीचिंग का रोल आता है ना? बिल्कुल। और रेमेडियल टीचिंग का मतलब पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ाना नहीं है। ये रीटीचिंग से अलग है। बहुत अलग। रीटीचिंग का मतलब होता है पूरी क्लास को वही चीज दोबारा पढ़ा देना, लेकिन रेमेडियल टीचिंग एक इलाज की तरह है। टारगेटेड अप्रोच। हाँ, जिन खास छात्रों को जिन खास टॉपिक्स में दिक्कत है उन्हें पहचान कर अलग तरीकों से अतिरिक्त मदद देकर सिर्फ उन कमियों को दूर करना। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये है कि इंग्लिश पेडागॉजी सिर्फ अंग्रेजी सिखाने के नियमों का सेट नहीं है। ये एक पूरी सोच है, एक नजरिया है। हाँ, ये इस बात को समझने के बारे में है कि इंसान का दिमाग भाषा को कैसे प्रोसेस करता है। ये जानने के बारे में है कि एक बच्चे के लिए उसकी अपनी भाषा कितनी कीमती है और उसे दबाने की जगह एक पुल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। और सबसे बढ़कर ये जानने के बारे में है कि हर बच्चा अलग है और सिखाने का तरीका भी लचीला होना चाहिए, ना कि सख्त। एकदम। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात। हमारे सोर्स में स्टीवन क्रैशन की दूसरी भाषा अधिग्रहण से जुड़ी 5 परिकल्पनाओं के नाम दिए गए हैं। इन्हीं में से एक है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अच्छा। ये कहती है कि चिंता, डर, शर्म या कम आत्मविश्वास जैसी भावनाएं एक फिल्टर या दीवार की तरह काम करती हैं जो भाषा को दिमाग तक पहुंचने से रोकती हैं। एक अदृश्य दीवार। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि एक औसत भारतीय क्लासरूम जहां बच्चे को गलती करने पर डांट पड़ने या मजाक उड़ने का डर होता है, वहां ये अफेक्टिव फिल्टर कितना ऊंचा होगा? और एक टीचर के तौर पर इस अदृश्य दीवार को गिराने के लिए क्या किया जा सकता है?